एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, ये चैप्टर 1 है हमारा। इसमें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखेंगे। तो ये प्री हिस्ट्री के अंडर आता है। इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, व्हाट इज प्री हिस्ट्री, सोर्सेज क्या है, जियोग्राफिक लोकेशन क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, क्या फीचर्स है और कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सिग्निफिकेंस क्या है इस कल्चर का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, यानी कि आज के समय में हम लोग क्या सीख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, एंड देन वैदिक एज कैसे आया इसके बाद, और लास्ट में एंड ऑफ आईबीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज प्री हिस्ट्री। तो बेसिकली प्री हिस्ट्री का मतलब होता है जब राइटिंग का खोज नहीं हुआ था, यानी कि ये वो समय है जिसका सोर्स हम लोग किसी भी राइटिंग यानी कि लिटरेरी चीजों से नहीं निकाल सकते हैं। तो किस पे हमें डिपेंड करना होगा, सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि लिटरेरी कोई भी सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको आखिरी प्री हिस्ट्री का चैप्टर माना जाता है, यानी कि इसके बाद जब वैदिक एज या फिर आयरन एज स्टार्ट हुआ था तो वो हिस्ट्री में आता है, ना कि प्री हिस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारे वेदास एग्जिस्ट करते हैं जो कि लिटरेरी फॉर्म है, राइट। अब यहाँ पे जो नो राइटिंग है इसके बारे में जान लेना जरूरी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी स्क्रिप्ट था, बट उन सारे स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं किया गया है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है जो कि अनडिसाइफर्ड है। तो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट नहीं है, ओल्डेस्ट अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की है। तो यानी कि प्री हिस्ट्री ये कब तक है, जब तक कि वो अनडिसाइफर्ड है। जब ये स्क्रिप्ट डिसाइफर हो जाएगी तो ये प्री हिस्ट्री नहीं कहलाएगा, ये हिस्ट्री बन जाएगी। तो एट प्रेजेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन प्री हिस्ट्री के अंदर आती है, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजी पे डिपेंड करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है सोर्सेज क्या है। तो ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे, क्योंकि ये प्री हिस्ट्री का पार्ट है। क्या क्या सोर्सेज हैं, लाइक मोहनजोदारो एक बहुत बड़ा साइट है। मोहनजोदारो और हड़प्पा दो साइट्स अवेलेबल हैं जो कि बहुत बड़े थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी है। हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों है, तो हड़प्पा एक साइट है, और जैसा कि ट्रेडिशन होता है आर्कियोलॉजी में कि जो पहला साइट को खोदा जाता है उसी के नाम से पूरा के पूरा जो सभ्यता है वो जाना जाता है। सिमिलरली एंथ्रोपोलॉजी में भी जहाँ पे हमें होमो इरेक्टस इंडिया में मिला था वो नर्मदा वैली था, इसलिए इंडिया में होमो इरेक्टस को नर्मदा मैन कहा जाता है, नर्मदा वैली मैन कहा जाता है, राइट। तो जहाँ पे पहला मिलता है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन पहला था। हड़प्पा सेटलमेंट जो है पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन का शहर था, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ना कि मोहनजोदारो सिविलाइजेशन। ऑल्दो मोहनजोदारो सबसे बड़ा है, राइट, तो इसको हड़प्पा या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, ना कि मोहनजोदारो। ऑल्दो मोहनजोदारो सबसे बड़ा है क्योंकि हड़प्पा सबसे पहला साइट है जो खुदाई में मिला है, ठीक है। और क्या पता चलता है इन दो शहरों से टाउन प्लानिंग के बारे में, क्योंकि हाईली प्लान्ड शहर थे। कैसा प्लानिंग था ये आगे देखेंगे। काली बगान में हमें एक प्लॉव मिला है, यानी कि जो हल होता है जिससे कि खेती किया जाता है, तो उसका एक खिलौना मिला है मिट्टी का, ये काफी मिट्टी का है। तो हमें ये पता चलता है कि चलो यहाँ पे खेती भी हुआ करता था हल के द्वारा, तो खेती काफी मैच्योर्ड था। अनलाइक जो हमें पैलियोलिथिक एजेस में या फिर जो नॉट पैलियोलिथिक एज, जो मेसोलिथिक एज में जो खेती चल रहा था वो काफी क्रूड था, उसमें हल वगैरह यूज नहीं होते थे। यहाँ पे राइट एंगल का क्या मतलब है, जो खेत थे वो राइट एंगल पे थे, यानी कि खेत में एक फसल अगर इस टाइप से लगाया गया है, इस टाइप से एक फसल है यहाँ सारे के सारे वीट के, तो इधर से बार्ली लगाया गया है, इधर से बार्ली लगाया गया। तो ये एक इंटरमिक्सिंग है जो बताता है कि कितना इनोवेटिव और कितना मैच्योर्ड खेती था उन लोगों का, क्योंकि अगर एक जैसे फसल एक ही लाइन में रहेंगे तो कंपटीशन होगा और न्यूट्रिशन की कमी आ जाएगी। तो अब यहाँ पे एक फसल है तो दूसरा यहाँ पे दूसरा फसल है, तो ये इन्होंने एक 90 डिग्री पे इस तरह का फरो बना दिया था, जो कि आज का सिविलाइज सोसाइटी ये जानते हुए भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि आज हम लोग सॉर्ट ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग कर रहे हैं, लाइक वीट की खेती तो सिर्फ वीट की खेती हो रही है। तो ऐसे में रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं था। ये क्लियर होता है कहाँ से, काली बगान से। काली बगान में इस तरह का हमें फरो मिला है, फरो मतलब जो अड्डा होता है, राइट। देन चानुदारो में हमें बीड इंडस्ट्री मिला है। बीड इंडस्ट्री मतलब बहुत सारे ऐसे जो सेल्स होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं समुद्र के किनारे, उन्हें बहुत सारे ड्रिल किया हुआ और बहुत सारे डिजाइन वाले सेल्स के माला वगैरह हमें मिले हैं इस तरीके से। तो वहां पे एक नहीं बहुत सारे मिले, जिससे पता चलता है कि चानुदारो एक जो है एक हब था, इंडस्ट्री का हब था वहां पे। तो ये सारे सोर्सेस हैं, राइट, कि एक ही जगह पे हमें इतने सारे बीट्स मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली
कोई इंसान इतना तो पहनता नहीं होगा, तो वो कहीं ना कहीं वो वहाँ पे एक फैक्ट्री रहा होगा। तो इस तरीके से हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का पता चलता है। इसके अलावा जो आर्कियोलॉजी है वहाँ का, जो खुदाई में मिला हमें हड़प्पा और मोहनजोदारो का, वहाँ पे हम लोग को दिखता है कि डोमेस्टिक आर्किटेक्चर काफ़ी फाइन था। कैसा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर था, आगे जाके देखेंगे कि किस तरीके से हर घर में प्राइवेसी पे स्पेशल ध्यान दिया गया था, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, और ग्रेट बाथ जो हमें मोहनजोदारो में मिला था उसकी क्या खासियत थी। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है लाइक फायर अल्टर। फायर अल्टर जो है हमें ये बताता है FIRE फायर, और अल्टर ALTER अल्टर। तो फायर अल्टर से हमें ये पता चलता है कि लोग कहीं ना कहीं रिचुअल चीज़ों पे भी यकीन करते थे। और फायर अल्टर हमें लोथल और काली बगान ये दोनों जगह पे मिला है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या था उनका, ये भी हमें पता चलेगा, खुदाई के द्वारा ही पता चला है, आगे हम लोग देखेंगे। लाइक सोटुगाई जो कि अफगानिस्तान में, ये अफगानिस्तान में है, वहाँ पे लापीज लजूली एक पत्थर था जिसका इस्तेमाल किया जाता था बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए। स्पेसिफिकली कहा जाता है कि इससे शिवलिंग बनाया जाता था, बट ये डाउटेड है क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि वो चेस जैसा कोई गेम था जिसके लिए वो यूज होते थे पॉन्स वगैरह, जो कि अल्टीमेटली शिवलिंग की तरह कुछ लोग कहते हैं। देन लोथल से कार्नेलियन लाया गया। इसी तरह एक्सपेडिशन टू अदर प्लेसेस। तो बेसिकली उनका जो बिजनेस था, यानी कि कैसे सामान को लाना है, वो दो तरीके से होता था। पहला तरीका ये है कि वहाँ जाके एक छोटा सा सेटलमेंट को बसा दिया गया, और दूसरा एक्सपेडिशन, यानी कि वहाँ पे कुछ ट्रेडर्स गए और सामान लेके वापस आ गए। यहाँ पे ट्रेडर्स बस गए थे हड़प्पा वाले, राइट, और यहाँ पे ट्रेडर्स बस वापस आ जाते थे एक्सपेडिशन के थ्रू। तो दो तरीका था इनका सामान लेने का। इसीलिए अफगानिस्तान में भी हमें एक सेटलमेंट मिलता है, सोटुगाई जो यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये सोटुगाई जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये हमें अफगानिस्तान के सेटलमेंट्स का भी याद दिलाता है। यानी कि यहाँ पे हड़प्पा के लोग बस गए थे जाकर के, ताकि हम लापीज लसूली को ला सकें। सिमिलरली हड़प्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो के जो लोग हैं, ये लोथल में भी गुजरात में जाके बसे पड़े थे ताकि वहाँ से कार्नेलियन ला सकें। ये कार्नेलियन कैसा दिखता है ये पत्थर, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, इमेज भी देखेंगे। और दूसरा तरीका था सामान को लाने का एक्सपेडिशन, यानी कि कहीं पे गए जानवर के ऊपर बैठ करके, जो हमें बैल का वहाँ पे सील पे बहुत सारे फोटो मिले हैं बैल के, तो यानी कि उन्हें बैल का बैलगाड़ी बनाना आता था। तो ये बैलगाड़ी से एक्सपेडिशन करने जाते थे खेतरी गणेश्वर में, और आसपास के बहुत सारे कल्चर है। नर्मदा में भी बहुत सारे, नर्मदा नदी के किनारे भी बहुत सारे आहर कल्चर लोग कहते हैं, ये सब के सब वहाँ पे थे। तो बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अकेला सिविलाइजेशन नहीं था, उस वक्त आसपास छोटे छोटे बहुत सारे सेटलमेंट्स बसे पड़े थे, और वो सेटलमेंट्स एक पार्टिकुलर चीज़ों में काफ़ी उन्नत प्राप्त थे, जैसे कि खास करके कॉपर के सामान बनाया करते थे, और हड़प्पा के लोग वहाँ पे एक्सपेडिशन करते थे, सामान लेके जाते थे। तो इन जगहों के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो ये हो गया सोर्सेस। अब आते हैं ज्योग्राफिक लोकेशन। तो ज्योग्राफिक लोकेशन को देखा जाए तो ये भारत का बाउंड्री है, यहाँ पे जो हमें ये दिख रहा है ये भारत का बाउंड्री है। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो जो मेजर सेटलमेंट था हड़प्पा, ये भी पाकिस्तान में है, और जो मोहनजोदारो है ये भी पाकिस्तान में है। तो ये मेजर सिटीज जो है पाकिस्तान में। इंडिया में अगर खास करके देखा जाए तो ये राखीगिरी ईस्टर्न मोस्ट साइट है, यानी कि सबसे ईस्ट में अगर कोई साइट है हड़प्पा सिविलाइजेशन या ICP इंडस वैली सिविलाइजेशन का IVC, तो वो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी, ठीक है। अब इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, काली बगान के बारे में हमने बात किया। काली बगान ये राजस्थान में आता है। ये काली बगान में हमें प्लॉ मिला था, और 90 डिग्री पे जो हम लोगों का फरो होता है, खेत होता है, वो सारे मिले। ये चानूदारो, ये वही इलाका है जो कि पाकिस्तान में है, बट यहाँ पे फैक्ट्री मिले थे बहुत सारे बीड्स के। इसके अलावा ये रहा लोथल, और यहाँ पे लोग एक्सपीडिशन करने आते थे। यहाँ से लोग जो हड़प्पा, जो ये रहा मोहनजोदारो से लोग जानवर पे बैठ करके, बैलगाड़ी पे बैठ के यहाँ पे एक्सपीडिशन करने आते थे। अफगानिस्तान में, यहाँ पे अफगानिस्तान ये पाकिस्तान का इलाका है। अफगानिस्तान में कुछ लोग जो हैं, लोकेशन यहाँ मार्क नहीं किया गया है, अफगानिस्तान से कुछ लोग यहाँ सेटल कर गए थे, एक छोटा सा सेटलमेंट बना गए थे जहाँ से लापीज लसूली को लगातार यहाँ भेजा जा सके। तो काफ़ी फैशनेबल शहर था, यहाँ पे एक्सपेडिशन भी हो रहा है और सेटलमेंट भी हो रहा है। लोथल में भी लोग सेटल किए हुए हैं, राइट। और एक्सपेडिशन कहाँ पे होता था, तो यहाँ पे कुछ राजस्थान में, कुछ जगह पे नर्मदा में, कुछ जगह पे लोग आहर कल्चर यहाँ पे था, तो यहाँ पे लोग एक्सपेडिशन करते थे। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं था, बट आहर कल्चर। कैसे पता चलता है कि ये अलग सिविलाइजेशन है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का फीचर्स क्या है कि काफ़ी यूनिफॉर्म टाइप का घर था। लाइक ऑलमोस्ट हर घर में
ईस्ट वाले साइड में, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, वेस्ट वाले साइड में एक अपलैंड था, यानी कि ऊंचा जगह हुआ करता था, और सीटाडेल कहते थे इसको, ये सीटाडेल होता था, सीटाडेल, CITEDEL। तो ये सीटाडेल वेस्ट में होता था और ईस्ट में बाकी लोग रहा करते थे। सीटाडेल का मतलब है थोड़ा ऊंचाई पे, प्लेटफॉर्म पे बना हुआ घर, ठीक है। तो ये वेस्ट में होता था और बाकी जगह ईस्ट में। तो ये एक यूनिफॉर्मिटी था अक्रॉस, जहाँ जहाँ पे अभी हरप्पन सेटलमेंट है। इसलिए हमने कहा अफगानिस्तान में भी हमें इस तरह का डिजाइन मिला, यानी कि हरप्पा के लोग यहाँ जाके अफगानिस्तान में बस गए थे, बट हरप्पा का ट्रेड यानी कि हरप्पा के सील्स जो हैं ये यहाँ पे आहर कल्चर में भी मिला करते थे, हमें यहाँ पे मिला करते थे। बट यहाँ का सेटलमेंट काफ़ी अलग था, यहाँ का आर्किटेक्चर काफ़ी अलग था, जिसका मतलब यहाँ पे लोग सेटल नहीं हुए थे, बस बिजनेस करने के लिए आते थे, राइट। तो इसलिए हमने कहा था कि 2 तरीके से बिजनेस होता था। और कैसे पता चला ये हमें, ये सिर्फ पता चला आर्किटेक्चर के थ्रू, ना कि लिटरेरी चीज़ों की वजह से, इसलिए प्री हिस्ट्री में आता है। और नेक्स्ट में जाते हैं क्या क्या फीचर्स हैं हरप्पा के। तो चानूदारो जो शहर है, जो कि चानूदारो हमने यहाँ पे देखा, ये वाला जिसको हम लोगों ने कहा यहाँ पे फैक्ट्री था बीड्स का, बहुत सारे बीड्स का। तो ये चानूदारो एकमात्र ऐसा जगह था जहाँ पे सिटाडेल नहीं था, राइट। तो यानी कि हमने कहा था कि इसका हरप्पा का खासियत क्या है कि हर जगह पे कोई ना कोई एक सिटाडेल हुआ करता था। वेस्ट में सिटाडेल था और ईस्ट में नॉर्मल जगह था, यानी कि कम हाइट पे ऐसा, और यहाँ पे वेस्ट में जाने के बाद थोड़ा ऊंचाई पे, ये ऊंचाई पे हो गया और ये नीचे हो गया, इस तरह का डिजाइन था। बट चानूदारो एक ऐसा एक्सेप्शन था। फिर भी ये हरप्पा सेटलमेंट में क्यों आता था, क्योंकि बाकी हरप्पा के फीचर्स यहाँ पे थे, लाइक ब्रिक का साइज पूरे हरप्पा में सेम था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एकदम सेम था। जो वजन वेट वगैरह यूज किया जाता था बिजनेस में, वो भी सेम था जो कि हरप्पा में यूज किया जा रहा था। जो घर का डिजाइन था वो भी ऑलमोस्ट सेम था। तो घर का कैसा डिजाइन था वो हम लोग आगे डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में देखेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि था तो हरप्पन सेटलमेंट ही, बट यहाँ पे सिटाडेल गायब है। तो ये एक खासियत है फीचर्स में। इसके अलावा ये क्राफ्ट इंडस्ट्री है, बीड इंडस्ट्री है, चानूदारो, ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। अब आते हैं नेक्स्ट धोलावीरा पे। धोलावीरा कहाँ पे था, तो धोलावीरा ये रहा गुजरात में, नॉर्दर्न गुजरात में। तो क्या खासियत है इसकी, यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर है और पूरा के पूरा सेटलमेंट फोर्टिफाइड है। अब सेटलमेंट फोर्टिफाइड का मेरा क्या मतलब है, तो मैंने ऑलरेडी कहा कि वेस्ट में सिटाडेल था और ईस्ट में जो है लोअर हाइट पे शहर बसे हुए थे। यहाँ पे भी शहर है और यहाँ पे भी शहर है, बट ये हाइट पे सिटाडेल पे। तो सिटाडेल यूजुअली फोर्टिफाइड हुआ करता था, समझ में आ रहा है। सिटाडेल जो है वो टोटली फोर्टिफाइड है। इसको एक डिफरेंट कलर से यहाँ पे दिखा देते हैं। ये यहाँ पे फोर्टिफाइड है सिटाडेल, और यूजुअली ये बाकी का जो मेन शहर है जहाँ पे जनता रहा करते थे, जो कि लोअर हाइट पे, ये फोर्टिफिकेशन नहीं हुआ करता था। बट इन केस ऑफ धोलावीरा ये पूरा के पूरा शहर ही फोर्टिफाइड था, इंक्लूडिंग सिटाडेल। तो ये एक अंतर है यहाँ पे। सेकंड क्या है यहाँ पे, सुरकोटाडा, ये अफगानिस्तान वाले साइड में आता है। ये रहा सुरकोटाडा, पाकिस्तान में है बेसिकली। ये सुरकोटाडा यहाँ पे दिख रहा है, ये पाकिस्तान वाला शहर है। अब सुरकोटाडार की क्या खासियत है, ये एक ही जगह है जहाँ पे हमें घोड़ा मिला है। अभी देखिए घोड़ा का खासियत क्या है कि घोड़ा हमें यूजुअली कहाँ पे मिलता है, घोड़ा हमें मिलता है ये अरब कंट्रीज में यूजुअली ज़्यादा फेमस होता है घोड़ा, और ये एग्जैक्टली बॉर्डर पे है पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के साइड में। तो यहाँ पे हमें घोड़ा के रिमेन्स मिले, और कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी हमें हॉर्स का कोई भी फॉसिल्स वगैरह नहीं मिला है सिवाय सुरकोटाडार के। तो हमें याद रहेगा कि पाकिस्तान वाले साइड में घोड़ा हमें मिला है, और वो भी एंड में अफगानिस्तान के साइड में। देन कम्स दी लोथल। लोथल अगेन गुजरात में, धोलावीरा के भी नीचे है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मैप में वापस। ये रहा लोथल, ये रहा लोथल, यहाँ पे दिख रहा होगा लोथल। तो यहाँ पे लोथल की क्या खासियत है कि यहाँ राइस कल्टीवेशन हमें मिला। यूजुअली यहाँ पे सिर्फ वीट चलता था और बैरली वगैरह चलता था, बट हमें लोथल में राइस कल्टीवेशन मिला है। पूरा के पूरा सेटलमेंट यहाँ पे भी फोर्टिफाइड है। तो धोलावीरा और लोथल दोनों ही फोर्टिफाइड है। और यहाँ कार्नेलियन मिला है हमें। कार्नेलियन हमें कैसा कार्नेलियन दिखता कैसा है एक बार देख लेते हैं। ये कार्नेलियन का पत्थर है, इसको पॉलिश अगर कर दिया जाए तो ये काफ़ी चमकता है। फॉर एग्जांपल ये पॉलिश किया हुआ कार्नेलियन है। तो देखिए लोथल गुजरात में मिलता है ये पत्थर, जो कि डायरेक्टली प्रकृति में मिलता है। ये पहाड़ होता है, तोड़ के रखा गया छोटा छोटा पेबल्स के फॉर्म में, और ये पॉलिश करने के बाद तो ये कार्नेलियन है, राइट। तो अब यहाँ क्या देखना है हमें, धोलावीरा और लोथल के बारे में क्या खासियत हमने देखा कि धोलावीरा और लोथल दोनों के दोनों, इरेज ऑल इंक, ये धोलावीरा भी गुजरात में, ये लोथल भी गुजरात में, और ये इन दोनों के दोनों का जो सेटलमेंट है ये कम्प्लीटली फोर्टिफाइड है। पूरा के पूरा सेटलमेंट फोर्टिफाइड है, राइट। अब आते हैं हम लोग आगे।
आगे आता है हड़प्पा। ये तो हड़प्पन्स वेर फर्स्ट टू यूज कॉटन। यहाँ पे हड़प्पा मतलब सिर्फ पाकिस्तान वाला हड़प्पा नहीं, जो कि मैप में हमने देखा था। मैप में इस जगह पे हड़प्पा होगा, यस। यहाँ पे जो हड़प्पा है मैप में, सिर्फ इसकी बात नहीं हो रही है, राइट, पूरे के पूरे सेटलमेंट की बात हो रही है। ये जो इंटायर हड़प्पा सिविलाइजेशन है, जिसको कि मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से बोलूँगा, तो ये IVC जो है ये कम्प्लीटली पहला ऐसा सिविलाइजेशन है जिसने कि कॉटन का इस्तेमाल किया, राइट। कालीबगान, यहाँ पे बाउस्ट्रोफेडोन स्क्रिप्ट कहा जाता है। क्या मतलब होता है इसका? तो ये कंफर्म नहीं किया गया, बट मेजॉरिटी ऑफ लोग ये मानते हैं कि जो स्क्रिप्ट यूज हुआ है यहाँ पे ये बाउस्ट्रोफेडोन है, यानी कि ये लेफ्ट से लिखा गया राइट तक गया, और फिर सेकेंड लाइन में राइट से लिखा करके लेफ्ट तक गया, और फिर राइट से लेफ्ट तक गया। तो ये ऑल्टरनेट होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो इस तरह का इनका स्क्रिप्ट था, राइट। ये होता है बाउस्ट्रोफेडोन का मतलब। तो बाउस्ट्रोफेडोन स्क्रिप्ट जो ये ऑल्टरनेट होता है। देन कालीबगान जो है ईस्टर्न मोस्ट साइट है, जो कि मैंने बताया कि ये मैप में ऑलमोस्ट हरियाणा के पास है। यहाँ पे प्लग्ड फील्ड भी मिला था, मैंने बताया था, ये फरो 90 डिग्री पे था। देन बनवाली में टेराकोटा प्लॉ मिला था, तो जो कि खेती के लिए यूज, ये रहा बनवाली, ठीक है। ये रहा राखी घड़ी यहाँ पे है, ये राखी घड़ी है जहाँ पे हमें 90 डिग्री पे फरो मिला, और ये बनवाली है, बनवाली यहाँ पे हमें प्लॉ मिला है जो कि मिट्टी का बना हुआ है, टेराकोटा यानी कि मिट्टी। तो मिट्टी का यहाँ पे प्लॉ मिला है, और यहाँ पे हमें खेत मिला हुआ है जो कि 90 डिग्री पे फरो था, और राखी घड़ी ईस्टर्न मोस्ट साइट है, ठीक है। अब वापस आते हैं हम लोग अपने स्लाइड पे। लाइफ कैसा था IVC में? हमने बनवाली देख लिया, ओके। लाइफ कैसा था IVC में? तो बरियल से हमें पता चलता है कि वहाँ पे हर एक जो डेड बॉडी था वहाँ पे पॉट्स और खाना अक्सर रख दिया जाता था लोगों के द्वारा। तो यहाँ पे मैं एक और जो साइड नोट है वो देना चाहूँगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है कि कश्मीर वाले साइड में IVC का साइट है, वहाँ पे एक स्पेशल चीज़ देखा गया है कि जो डेड बॉडी था वो घर में ही, यानी कि जहाँ पे लोग रहते थे उसके अंदर ही डेड बॉडी को गाड़ दिया जाता था। और जो लोग रहते थे वो सेटलमेंट घर बिल्कुल अलग हुआ करता था। वो बेसिकली ज़मीन के ऊपर घर नहीं बना होता था जैसे कि बाकी जगह बनता है। वो कैसा बना होता था? ज़मीन के नीचे। ज़मीन, अगर ये ज़मीन है तो ज़मीन के नीचे ऐसे गड्ढा खोद दिया जाता था, राइट, और यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़ दिया जाता था, और लोग गड्ढा के अंदर रहा करते थे ताकि हवा और तूफान से बचा जा सके। तो ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेटलमेंट था। कहाँ पे ये था? कश्मीर में था, और पाकिस्तान जो कि पंजाब में जो पाकिस्तान है उस वाले जगह में कम्प्लीटली डिफरेंट सेटलमेंट था। खैर वापस आते हैं लाइफ इन IVC। और ये कब था? ये नॉट प्री हड़प्पन, एक मैच्योर हड़प्पन होता है। तो ये स्टार्टिंग वाले हड़प्पन में इस तरह के सेटलमेंट हमें मिले थे कश्मीर और पाकिस्तान पंजाब में। वापस आते हैं IVC के बरियल पे। तो बरियल में क्या खासियत थी? यहाँ पे हमें पॉट्स और फूड मिले थे। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इन लोगों को आफ्टर लाइफ पे यकीन था, यानी कि आफ्टर लाइफ जो होता है, लोग मरने के बाद कहाँ जाएंगे, हेल होगा या हेवन होगा, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ यकीन था। तो देखिए अभी तक हम लोग सिर्फ आर्कियोलॉजी पे ही डिपेंड कर रहे हैं। कोई भी प्रीशियस आइटम हमें नहीं मिला डेड बॉडी के पास। जैसे कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि इजिप्ट में जो पिरामिड बनता था उसमें काफ़ी कॉस्टली आइटम हुआ करते थे, सोने से बने हुए घड़ा वगैरह। एंड यस, हड़प्पन सिविलाइजेशन में गोल्ड सिल्वर सब कुछ यूज होता था। गोल्ड AU होता है, सिल्वर AG होता है, ये केमिकल फार्मूला है। ये दोनों के दोनों जो है हड़प्पा में यूज हुआ करता था। आयरन ऑब्वियसली यूज नहीं होता था, आयरन वैदिक एज में जाके यूज होगा जो कि आगे आएगा, ठीक है। हड़प्पा में आयरन नहीं था, हड़प्पा में कॉपर था। कॉपर सबसे पहला एलिमेंट है जो पूरे दुनिया में यूज हुआ इंक्लूडिंग इंडिया। कॉपर के बाद ब्रॉन्ज आया क्योंकि कॉपर से ही ब्रॉन्ज बनता है, 3 मिला करके, एंड देन गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, बट आयरन नहीं था। तो कोई भी प्रीशियस आइटम हमें नहीं मिला खदान इसमें, जो बरियल होता है। कैसे पता कोई प्रीशियस आइटम है? तो जो आइटम काफ़ी कम जगह पे मिलता है, काफ़ी कम मात्रा में, तो डेफिनेटली वो प्रीशियस रहा होगा और उसका कोई फैशन वगैरह में इस्तेमाल हो रहा है। तो बरियल में प्रीशियस आइटम नहीं मिलने का मतलब है कि कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं था। एट द सेम टाइम हमें हड़प्पा में कोई टेम्पल भी नहीं मिला, यानी कि लोगों का जो पूजा था वो पब्लिक नहीं था, वो प्राइवेट था। घर में भी पूजा करते होंगे, कोई टेम्पल वगैरह नहीं था। घर में पूजा क्यों करते थे? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टैचू मिले, पशुपति के स्टैचू मिले, जो माना जाता है कि वो रुद्रा है,
यानी कि भविष्य का शिवा है, जो कि आगे वेदा में जिसके बारे में कहा गया है। कैसे पता है? क्योंकि चारों तरफ यहाँ पे जानवर है इसके, पशुपति के, और ये जिस पे बैठा है वो एक हिरण का खाल बना हुआ है, तो ये एक शिव का ही प्रतीक माना जाता है, राइट। तो पशुपति को माना जाता है कि गॉड रहा होगा। सिमिलरली जो एक स्टैचू मिला है गॉडेस, मदर गॉडेस का, तो माना जाता है कि वो भी एक रिचुअलिस्टिक रहा होगा या फिर फर्टिलिटी गॉडेस रही होगी वो। तो पूजा तो होता था बट कोई टेम्पल नहीं मिला। देन काफ़ी फैशनेबल लोग थे क्योंकि बीड्स वगैरह पहना करते थे। अपर गारमेंट और लोअर गारमेंट दोनों मैन और वुमेन दोनों पहना करते थे, और जो कान में झुमका वगैरह होता है वो भी मैन और वुमेन दोनों लगाया करते थे। डिफरेंट बस से एक ही चीज़ का था, वो ये था कि जो मैन हुआ करते थे वो कमर में जो होता है, कमर में एक रस्सी होता था चारों तरफ, वो सिर्फ लड़कियां बांधती थी, ना कि मैन। सिमिलरली एंकलेट भी सिर्फ वुमेन पहना करती थी। इसके अलावा सारे जो फैशन की चीज़ें होते हैं वो मैन और वुमेन दोनों पहना करते थे, जैसे कि कान में मैन भी पहना करते थे, वुमेन भी। कॉमन मेजरमेंट जो कि मैंने कहा ईटा वगैरह सेम साइज का था, सेम रेशियो का था, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। प्राइवेसी की क्या बात हो रही है यहाँ पे, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग क्या है कि हर एक जो घर हुआ करता था हड़प्पा में, ये एक मैंने घर बना लिया, घर का जो बाउंड्री है, राइट। अब इस घर की क्या खासियत है कि कलर डिफरेंट है। हाँ, ये घर का एंट्रेंस पॉइंट है, काफ़ी हल्का कलर है। कलर चेंज कर लेते हैं, तो कलर यहाँ पे इंक कलर आ गया, तो यहाँ से ये भी कलर सही नहीं है, इंक कलर यहाँ पे ले लेते हैं ग्रीन। तो जब जो घर का बाउंड्री है यहाँ पे, इसके जस्ट बगल में यहाँ पे कुआं है, तो जो भी लोग आएगा यहाँ पे कुआं में पानी पी सकते हैं। लेकिन जब अंदर घुसेगा तो जो रूम है वो रूम कुछ इस टाइप से है। ये यहाँ पे दीवार गया है, दूसरा यहाँ पे दीवार गया है, तीसरा यहाँ पे दीवार गया है, राइट। और ये यहाँ पे भी एक रूम है यहाँ पे। तो जो लोग घुसेगा वो यहाँ पे कुआं में से पानी निकाल के पी सकता है। और ये रूम है, ये पहला रूम है, ये दूसरा रूम है, ये तीसरा रूम है। ये सभी रूम इस कॉमन बरांडा में खुलते हैं। यहाँ जो कॉमन बरांडा है इसमें ये सारे के सारे रूम खुलते हैं, कॉमन बरांडा है ये। अब जो लोग बाहर से पानी पीने आए हैं वो इधर नहीं देख सकता। ये लोग जो यहाँ पे निकलेंगे, यहाँ कॉमन गेट है सबका, यहाँ पे कोई भी बाहरी आदमी देख नहीं सकता। इसके अलावा जो खिड़की है वो काफ़ी हाइट पे है। हर एक रूम में जो खिड़की है वो इतने हाइट पे है कि लोग देख नहीं सकते, क्योंकि डोर नहीं हुआ करते थे खिड़की में। तो इस तरीके से प्राइवेसी पे ध्यान रखा गया था, और जो लोग रोड पे चलते हैं उनका भी ध्यान रखा गया था कि कभी भी घर में घुस के यहाँ पे पानी पी सके। यहाँ एक रूम बना हुआ है कुआं के चारों तरफ, तो इस तरीके से प्राइवेसी का ध्यान रखा गया। माना जाता है कि ट्रेडर ही यहाँ पे रूलर हुआ करते थे। तो ये एक अनुमान लगाया गया है। क्यों अनुमान लगाया गया है? क्योंकि यहाँ पे व्यापार बहुत ही ज़्यादा हमने देखा है, तो कहीं ना कहीं ट्रेडर सबसे ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे इस पूरे के पूरे हड़प्पा में, राइट। तो दूसरी क्या खासियत है कि जो रूलर्स थे यहाँ पे बाकी जगह के कंपैरिजन में, अगर जो सीटाडेल था, माना जाता है कि वहाँ पे अमीर लोग रहा करते होंगे सीटाडेल पे, बट यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा महंगे चीज़ें नज़र नहीं आए इन कंपैरिजन टू यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं एक इक्वालिटी तो था लोगों में। तो इतना बड़ा शहर जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया को कवर कर रहा है, नॉर्दर्न इंडिया को, इतने बड़े शहर में कोई रूलर ना हो, ये बात हजम नहीं होती है। और दूसरी बात है, इतने बड़े शहर में एक यूनिफॉर्म मेजरमेंट, यूनिफॉर्म ब्रिक्स, तो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर और पॉलिटी कैसे एग्जिस्ट कर रहा है विदाउट रूलर। और अगर रूलर है तो वो सिटाडेल में होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी यूनिक है। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे कुछ हमें अलग से स्पेशल चीज़ें नहीं मिल रही, यानी कि कहीं ना कहीं रूलर बाकी जनता के ही जैसा था, ज़्यादा इनइक्वालिटी नहीं था अभी की तरह। तो हम लोग इससे सीख ले सकते हैं कि हम लोग सिविलाइजेशन को डेवलप कर सकते हैं अलॉन्ग विथ इक्वालिटी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस क्या था इसका। तो क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग सेम तरीके का फसल उपजा रहे हैं, इससे हमें नुकसान हो रहा है क्योंकि हमारे सॉइल का फर्टिलिटी जा रहा है। तो हम लोग यहाँ सीख सकते हैं, जैसे कि राखी गढ़ी में हमने बोला कि हमें वहाँ फील्ड्स मिले जो 90 डिग्री पे थे, अलग अलग फसल यानी कि ऑल्टरनेट पे आएंगे। 90 डिग्री का क्या मतलब है? एक फसल यहाँ एक लाइन में, दूसरा फसल दूसरा लाइन में, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो एक फसल है यहाँ पे दूसरा फसल आएगा, राइट। तो ऑल्टरनेट है ये, तो इसको हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं। तो ऑल्टरनेट होने की वजह से क्या होता है कि एक फसल का जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका रिक्वायरमेंट दूसरे से अलग होगा, तो सॉइल में कंपटीशन नहीं होगा और सभी अच्छे से ग्रो करेंगे और सॉइल भी मेंटेन रहेगा। लाइक पल्स का काम क्या होता है कि सॉइल में नाइट्रोजन डाले
और वहीं पे दूसरा प्लांट हम लोग लगा सकते हैं जिसको नाइट्रोजन चाहिए, तो क्या होगा, सॉइल में जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट है वो एक्सप्लॉइट नहीं होगा, लगातार न्यूट्रिएंट आता भी रहेगा। तो ये काफ़ी एक अच्छा तरीका है क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने का। क्यों क्लाइमेट चेंज? क्योंकि हम लोग जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं वो क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट करता है, ख़राब करता है क्लाइमेट को, पानी को भी ख़राब करता है, ग्लोबलाइजेशन को भी बढ़ावा देता है, फैक्ट्री से जो प्रदूषण निकलते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं ग्रीन हो सकते हैं अगर हम लोग अपना एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस चेंज करते हैं हड़प्पा से सीख करके। टाउन प्लानिंग ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि हर एक घर से नाला जाता है, नाला कवर्ड है, और जहाँ पे मैन होल है वो भी कवर्ड है। जो घर से नाला निकलता है वहाँ पे कुछ ऐसा डिजाइन है, जैसे घर है, घर से नाला निकला, एक गड्ढा हो गया है और उसके बाद वापस नाला है। तो गड्ढा का क्या खासियत है कि नाला का पानी यहाँ जमा हो जाएगा, जो हैवी चीज़ है वो यहाँ पे सेटल हो जाएगा, और सिर्फ पानी जब ऊपर जाएगा तो पानी यहाँ से निकलेगा। तो हैवी चीज़ जो नाला को जाम कर सकता था वो यहाँ पे रह गया, और इसको वापस लोग टाइम टू टाइम साफ करते थे हड़प्पा में। तो ये हम लोग टाउन प्लानिंग में सीख सकते हैं, क्योंकि अभी भी नाले रोड पे बहते हैं इतने डेवलप्ड इंडिया में। तो हम लोग घर के प्राइवेसी के बारे में समझ सकते हैं, वाटर प्लानिंग के बारे में समझ सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी के बारे में कि एक ही तरीके का ब्रिक्स हर जगह पे है, टाउन प्लानिंग भी ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है। तो ये सारी यूनिफॉर्मिटी वगैरह हम लोग सीख सकते हैं, जो कि आज कुछ बड़े बड़े शहर जैसे कि चंडीगढ़ हाईली प्लान्ड है इन टर्म्स ऑफ ड्रेनेज, इन टर्म्स ऑफ वाटर, इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जो कि बहुत पहले हड़प्पा ने करके दिखाया था। तो ये सब कुछ हम लोग सीख सकते हैं। अब आते हैं ट्रांजिशन टू वैदिक। तो बेसिकली वैदिक जो लोग थे वो काफ़ी डिफरेंट थे इन कंपैरिजन टू ओरिजिनल हड़प्पन, जो कि मैंने यहाँ बॉडी टाइप में लिखा है। जो हड़प्पन के लोग थे उनका जो फॉसिल्स मिला उससे पता चलता है कि उनका बॉडी हाइट जो है काफ़ी छोटा था इन कंपैरिजन टू आर्यंस। आर्यंस का हाइट काफ़ी बड़ा था। ये काफ़ी निग्रो टाइप के थे, यानी कि ब्लैक थे, ये काफ़ी गोरे थे। तो ये भी एक डिफरेंट है, कलर का भी डिफरेंट, तो कहीं एक रेशियल फैक्टर भी है। वूल का यूज बढ़ गया था, तो इससे पता चलता है कहीं ना कहीं ये लोग ठंडे जगह से आए थे, क्योंकि जो हड़प्पन्स थे वो यूजुअली कॉटन पे डिपेंड करते थे। ऐसा नहीं कि वूल यूज नहीं करते थे, बट काफ़ी कम था। बट वैदिक एज जैसे ही आया तो वूल का जो यूज है वो इंक्रीज होने लगा, जबकि क्लाइमेट में चेंजेस नहीं आए। तो कहीं ना कहीं ये लोग वूल को पसंद करते थे, तो ठंडे जगह से आए हुए थे। इसके अलावा भोजखोई इंक्रिप्शन से ये चीज़ पता चलता है कि ये लोग ऑब्वियसली सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया जो कि काफ़ी ठंडा वाला जगह है। भोजखोई इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि वहाँ पे जो ऋग्वेदिक भगवान है उनका नाम है, जैसे कि इंद्रा, अग्नि, वायु, ये सारे भगवान का नाम मेंशन्ड है भोजखोई इंस्क्रिप्शन में। तो इससे पता चलता है कि वो लोग डेफिनेटली आर्यंस जो है सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। टर्की में है भोजखोई जगह, टर्की एक देश है सेंट्रल एशिया में, वहाँ पे ये मिला है। तो डेफिनेटली सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए थे। तो पता चलता है कि शायद आर्यन इन्वेजन हुआ हो, वो हम लोग आगे देखेंगे। और तीसरी बात क्या है, आखिरी बात क्या है कि ये काफ़ी कम डेवलप्ड थे। जो वैदिक एज है काफ़ी कम, यानी कि जो सिविलाइजेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन वो कम हो गया, वो रिड्यूस हो गया, और लोग जो है काफ़ी क्रूडली रहने लगे, मिट्टी के बनाए हुए घर में रहने लगे, कोई ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं रह गया, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं रह गया। तो यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, यहाँ इवोल्यूशन नहीं हुआ, यहाँ पे डिग्रेडेशन हुआ है। वैदिक एज में डिग्रेडेशन हुआ है आर्किटेक्चर का और सिविलाइजेशन का। मैं ये नहीं कह रहा कि फिलॉसफी का डिग्रेडेशन हुआ है, क्योंकि फिलॉसफी हड़प्पन्स का क्या फिलॉसफी था ये हमें नहीं पता है। हड़प्पन्स का फिलॉसफी हमें नहीं पता है, सिर्फ हमें वैदिक का पता है, क्योंकि इसका ये प्री हिस्ट्री में आता है, इसका कोई लिटरेरी चीज़ डिसाइफर्ड नहीं हो पाया है, राइट। तो यहाँ पे फिलॉसफी हम लोग नहीं कह सकते, बट आर्किटेक्चर और सिविलाइजेशन के फॉर्म में ये डिग्रेड किया है वैदिक। यूज ऑफ आयरन ऑब्वियसली यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ऋग्वेद में भी मेंशन्ड है। हम लोग आगे वैदिक वाले लेक्चर में देखेंगे कि आयरन का क्या क्या प्रूफ्स है, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल दोनों देखेंगे, क्योंकि वो लोग हिस्ट्री में आता है, नॉट प्री हिस्ट्री में। एंड कैसे हुआ आईवीसी? तो एक तो माना जाता है कि आर्यन ने इन्वेड किया था, उसमें भी दो थ्योरीज हैं कि आर्यन अचानक से आए थे, लड़े और सबको खत्म कर दिए, जिसकी वजह से सिविलाइजेशन का जो नॉलेज है वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। दूसरा माना जाता है कि ग्रेजुअल है, ये ग्रेजुअल। तो ग्रेजुअल लोग क्यों मानते हैं, इसके भी पीछे प्रूफ है। इंस्टेंट क्यों माने? क्योंकि जो है डिग्रेड हो गया था सिविलाइजेशन, कहीं ना कहीं ये नॉलेज ट्रांसफर नहीं हो पाया। ग्रेजुअल क्यों मानते हैं? क्योंकि अगर ऐसा इंस्टेंट हुआ था तो कहीं पे हमें बहुत सारे डेड बॉडी मिलने चाहिए थे, बट ऐसा कुछ नहीं मिला। एक जगह पे डेड बॉडी हमें मिला भी है, जो कि एनसीईआरटी क्लास 12 थीम 1 में मेंशन्ड है, बट वहाँ पे हमें कोई बड़ा हथियार नहीं मिलता है। यानी कि ये समझ में नहीं आता है कि अगर फाइट हुआ था, वो डेड बॉडी वहाँ पे इतने सारे रखे हुए हैं, तो हमें हथियार क्यों नहीं मिल रहा है फाइट होने का, मतलब
ऐसा तो नहीं कि डेड बॉडी को एक जगह जमा कर दिया गया हो जो लोग मरे हों, क्योंकि ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो लोग कॉम्बैट में मरे थे। तो माना जाता है कि ऐसा कोई कॉम्बैट हुआ ही नहीं, लोग धीरे धीरे आए और ये लोग डोमिनेट कर गए और जो हड़प्पन लोग थे ये लोग भाग गए साउथ में। तो ग्रेजुअल इन्वेजन था आर्यंस का। तो ये 2 थ्योरी है आर्यन इन्वेजन में। तीसरा है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है सरस्वती नदी पे बेस्ड है और सरस्वती नदी जो है धीरे धीरे विलुप्त हो गई, तो पानी की कमी की वजह से इंटायर सिविलाइजेशन खत्म हो गया। और इसका प्रूफ क्या है कि आर्कियोलॉजी में हमें पता चलता है कि लेटर हड़प्पन जो एज है इसमें दिखता है कि धीरे धीरे जो बड़े सेटलमेंट थे हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सभी में पॉपुलेशन कम होने लगे। यूनिफॉर्मिटी जो था वो खत्म होने लगा था, यूनिफॉर्मिटी जो था। तो कहीं ना कहीं ये जगह गरीब होता जा रहा था, लोग इसको छोड़ के जा रहे थे क्योंकि पानी खत्म हो रहा था। तो मे बी क्लाइमेट चेंज की वजह से ख़त्म हुआ हो। तो ये 2 थ्योरी है बेसिकली, बट 3 मान सकते हैं क्योंकि इंस्टेंट और ग्रेजुअल 2 आ जाता है। तो ये थ्योरी है ख़त्म होने के। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।